नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका एस्ट्रोफैन में हाजिर हूँ आपके लिए पहला सेशन लेकर, जिसमें कि हम जानेंगे कि कुंडली कैसे क्या होती है और कुंडली बेसिकली हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करती है और कुंडली के प्रत्येक भाव का क्या कार्य करता है। तो हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो हमारी कुंडली कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें कुछ रेक्टेंगल्स होते हैं, राइट। और इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और टोटल मिलाकर 12 नंबर है। सो सबसे पहली बात यह है कि ये कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है और ये हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब पृथ्वी प्लेनेट पर रहते हैं और हमारे अंतरिक्ष में बाकी सभी प्लेनेट हैं जो कि सूर्य के अराउंड अपनी परिक्रमा करते हैं। और क्योंकि पृथ्वी जो होती है इन सभी प्लैनेट से कहीं ना कहीं इंफेक्टेड होती है, तो जहां पर भी किसी जातक का जन्म होता है उस स्थान पर उस प्रति उस पर्टिकुलर समय में अंतरिक्ष में जो सभी प्लैनेट्स का एक एंगल बनता है, उसके अनुसार उस समय पर पृथ्वी पर जन्म लिए जातक उससे प्रभावित होते हैं। तो जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो अपनी परिक्रमा करते रहते हैं, उस टाइम पर उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन हो और जहां पर हम जन्म ले रहे हैं पृथ्वी पर उसका लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड होगा, राइट। सो उस वक्त किस प्रकार पृथ्वी उन ग्रहों से प्रभावित हो रही है उसके अनुसार भी उस समय पर जातक भी प्रभावित होता है। जैसे कोई अमेरिका में सेम टाइम पर अगर कोई अमेरिका में जन्म लेता है और भारत में जन्म लेता है तो लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड उस टाइम पर अलग होगा और उसी प्रकार उनके नक्षत्र और इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स को हमने क्या किया है 12 डिफरेंट भागों में डिवाइड किया है और प्रत्येक भाग को एक भाव कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कुंडली 12 भावों में डिवाइडेड है। यहाँ पर प्रत्येक भाव का एक अपना मीनिंग है जो कि हमारी लाइफ के एक पर्टिकुलर पहलू को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला भाव जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, दूसरा भाव जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है और 12 भाव तक जाता है। यहाँ पर हमने जो ये नंबर लिखे हैं ये सिर्फ भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहले भाव में 1 नंबर, दूसरे भाव में 2 नंबर, तीसरे भाव में 3 नंबर। आपकी कुंडली में डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपके पहले भाव में उस टाइम पर कौन सी राशि थी। इस कुंडली को काल पुरुष की कुंडली भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लगन लगन जो कि आप पहला भाव देख सकते हैं तो पहले भाव को लगन कहा जाता है। यहाँ पर लगन कहा गया है जो कि हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे लगन कहा जाता है। लगन हमारा व्यक्तित्व दर्शाता है। ये मेष लगन की कुंडली बनेगी क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे पास राशियां कितनी है, 12 राशियां हैं और उनका जो क्रम या ऑर्डर जो फॉलो होता है उसी हिसाब से उनको नंबर दिए गया है। जैसे कि पहली मेष राशि, दूसरी वृष राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि। तो यहाँ पर अगर आपका इस जगह पर कोई और नंबर है, सपोज कीजिए 4 नंबर है, तो वो आपका कर्क राशि की कुंडली होगी। या फिर आपका 5 नंबर है, यहाँ पर अगर आपका 5 नंबर लिखा है तो आपकी सिंह राशि की कुंडली होगी। ठीक है? हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसी कुंडली को रखेंगे और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है लग्न में, ये हमारा लग्न कहलाता है। ये हमारा लग्न कहलाता है, ये लग्न कहलाता है हमारा। और लग्न क्या होता है? लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा शरीर, ये सब कुछ पहले भाव से पता चलता है। हम में कितनी पॉजिटिविटी होगी या हम कितने नेगेटिव होंगे, हम हमें कितनी ऊर्जा होगी, ये सब कुछ जो डिपेंड करता है ये लग्न से डिपेंड करता है। और ये हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव, वैसे सारे भाव महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है वो लग्न होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो भी राशि लिखी हुई होगी, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न की कुंडली कहलाएगी, यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली कहलाएगी। और मेष का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। हम और किसी क्लास में ये भी
डिस्कस करेंगे कि अच्छा राशियों के सामने कैसे डिसाइड करे जाते हैं। लेकिन मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। यहाँ पर अभी हम सिर्फ कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके अंदर मंगल के भी प्रभाव आएंगे। ठीक है, अब मंगल हम जब सेशन लेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में तब वो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये रखते हैं कि मेष लग्न की कुंडली होगी तो आपके अंदर मंगल के भी प्रभाव आएंगे। क्या कारक तत्व होते हैं मंगल के, वो हम किसी अदर सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी मेष लग्न की कुंडली बन रही है और सबसे पहली चीज इस पर फोकस करते हैं कि पहला जो भाव है वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, वो हमारी बॉडी को दिखाता है, वो बेसिकली हमारे पूरे शरीर को दिखाता है हम किस प्रकार। दूसरा भाव जो है, दूसरा भाव हमारा धन संचय को दिखाता है कि हमारे पास कितना पैसा होगा। दूसरा भाव हमारा परिवार को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है। अगर ये भाव आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या बली है तो ऑब्वियसली आपके घर में सुख शांति होगी, आपके घर में सब कुछ ठीक चलेगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी और उसके साथ आपके पास ऑटोमेटिकली धन होगा। जब आप प्रारंभ में जन्म भी लेंगे तब भी आपके पास धन होगा, आपको पैसे संपत्ति मिल सकती है, या जीवन में आप धन का संचय जरूर करेंगे। ये खान पान का भी घर होता है, यहाँ से आपके खान पान का पता चलता है। अगर आपका दूसरा घर खराब ग्रहों से या क्रूर ग्रहों से प्रभावित है तो डेफिनेटली आपकी खान पान की आदतें खराब होंगी, और अगर आपका ये घर अच्छा है तो आपकी खान पान की आदतें अच्छी होंगी। तीसरा घर, यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरा घर जो है वो हमारे पराक्रम का होता है। पराक्रम क्या है? जो हम जीवन में करने हैं, जो हमारे कर्म हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थककर हार जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। तो ये तीसरा भाव ही डिसाइड करता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में बिखरेंगे या निखरेंगे। अगर तीसरा भाव आपका मजबूत है, किस प्रकार मजबूती डिसाइड होती है वो भी हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका तीसरा भाव मजबूत है तो आपको पराक्रमी गिना जाएगा, पराक्रमी लोगों में गिना जाएगा, आप जिनसे हारने वालों में नहीं होंगे। ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है। आपका तीसरा भाव जितना अच्छा होगा आपके छोटे भाई बहनों के लिए उतना अच्छा होगा। कभी कभी देखा गया है तीसरे भाव में अगर केतु बैठ जाए तो छोटे भाई बहन या तो नहीं होते, और या फिर अगर होते भी हैं तो वो परेशानी में होते हैं। या फिर अगर तीसरे भाव के ऊपर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है या कोई नकारात्मक ग्रह बैठ जाए, नकारात्मक मतलब नीच में ग्रह बैठ जाए, तो भी छोटे भाई बहनों को तकलीफ होती है, उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो ये तीसरा भाव आपका मेनली पराक्रम का है। ये नेटवर्किंग का भी भाव है कि आपका आस पड़ोस कैसा होगा, आपको आपको आपके समाज में किस प्रकार जाना जाएगा, आपका कितने लोगों से मेल मिलाप होगा। तो ये तीसरा भाव आपके पराक्रम को दिखाता है, आपके नेटवर्क में दिखाता है, छोटे भाई बहनों को। अगर हम यहाँ पर बात करें चौथे भाव की, तो चौथा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र माना जाता है कुंडली का। और केंद्र में बैठे ग्रह और केंद्र में बैठे हुई राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कुंडली के सबसे शुभ भाव हैं कि इसे केंद्र माना जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये त्रिकोण होता है, पहला, पांचवा और नौवां भाव। तो ये त्रिकोण होता है। तो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो ये केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कुंडली में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने में काम करता है अगर अच्छे ग्रह पड़े, अच्छे ग्रह हों, अच्छी दृष्टियां हों। और पांचवा और नौवां और पहला, ये तीन जो माने जाते हैं त्रिकोण माने जाते हैं। तो ये केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह, केंद्र और त्रिकोण किस पोजीशन में, इन भावों को कितना बल मिला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करता है कि आपकी कुंडली में कितना बल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चौथे भाव की। तो जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र और त्रिकोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चौथा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुख का भाव है। जीवन में सबको सुख चाहिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो। राइट? तो जीवन में सुख कैसे मिलेगा? और ये परिवार का ही भाव है। तो सुख तो परिवार से ही स्टार्ट होता है ना। अगर आपके परिवार में कठिनाइयां हैं, अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका परिवार स्टेबल नहीं है, तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि कहीं भी आप जाइए, चाहे कितनी भी जॉब कीजिए, कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, आपको घर ही आना है और घर में ही आकर आप सुख ढूंढेंगे। तो ये सुख का भी भाव है, ये परिवार का भी भाव है, माता का भी भाव है। परिवार को माँ से ही जाना जाता है। अगर आपकी माँ को कष्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सुखों में कमी आएगी। तो ये आपकी माँ का भी भाव है।
ये आपके परिवार का भी भाग है, ये आपके सुख का भी भाग है, ये प्रॉपर्टी का भी भाग है, ये वाहन का भी भाग है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया जीवन में सब कुछ जो आज की डेट में सुख में गिना जाता है। माता का अच्छा स्वास्थ्य, आपके पास प्रॉपर्टी हो, आपके पास प्लॉट्स हो, आपके पास बैंक बैंक बैलेंस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो दूसरे भाव से भी गिना जाता है, लेकिन यहाँ से प्रॉपर्टी गिनी जाती है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन होगी। यहाँ पर आपके ये गिना जाता है माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, सुख कैसा होगा, गाड़ी वाहन कैसा होगा। तो बहुत अच्छा भाव है ये भी। उसके साथ हम गिनेंगे पांचवा भाव। पांचवा भाव की अगर मैं बात करूं तो पांचवा भाव है संतान का। आपको संतान से कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। आपकी संतान से आपकी बनेगी नहीं बनेगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, संतान लेट होगी, जल्दी होगी। प्रेम का भी भाव है, आपके अफेयर्स कैसे रहेंगे, होंगे नहीं होंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। ये पांचवें भाव के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लर्निंग का भी भाव है, ये ज्ञान का भी भाव है। आप कितनी पढ़ाई करेंगे, कितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे, कितना सम्मान मिलेगा, तो ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अभी तक देखा कि देखिए मतलब पहला भाव तो हम खुद हैं कितना इंपॉर्टेंट है, चौथा भाव अपने हर प्रकार का सुख, पांचवा भाव ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। जिंदगी में ज्ञान होगा तभी तो सम्मान मिलेगा। संतान, संतान के पीछे लोग मरते हैं, तो संतान है यहाँ पर। तो कितना इंपॉर्टेंट भाव है प्रेम, प्रेम संबंध, प्रेम, जीवन में प्रेम चाहिए, सुख के लिए प्रेम चाहिए। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया। छठा भाव, छठे भाव को नॉर्मली अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन मैं कुंडली में किसी भी भाव को अच्छा या बुरा नहीं कहता। अच्छा या बुरा इज सब्जेक्टिव टर्म। जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली का कोई भी भाव अच्छा नहीं है, कोई भी भाव बुरा नहीं है। ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रहों की दृष्टि, किस प्रकार वो ग्रह बैठे हैं, उस प्रकार डिपेंड करता है। कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन इसे अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ से आपके रोग देखे जाते हैं। आप कितने रोगी होंगे या निरोगी होंगे, आप कितनी जल्दी रोग पकड़ेंगे, कोई वो रोग दीर्घकालिक तो नहीं होंगे। आपके शत्रु कितने होंगे, क्या आपको बार बार शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, क्या वो शत्रु आपको परेशान करेंगे, ये इस प्रकार भी देखा जाता है। और ऋण का भी भाव है, क्या आपके ऊपर कर्जा होगा, क्या आप कर्जे में ही रहेंगे, क्या आप कर्जे में ही मर जाएंगे, या वो कर्जा चुका पाएंगे। कर्जा लेकर आपको कोई फायदा होगा या नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोन लेकर वो बहुत बड़े करोड़पति बन गए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लोन लेकर भागे फिर रहे हैं, उनको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, उनको बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। तो ये अच्छा बुरा होने पर बहुत डिपेंड करता है। तो छठा भाव नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का है, रोग ऋण ऋतु भी कहते हैं जिसे। ये जॉब का भी भाव है, हमारे कार्य क्षेत्र का भी भाव है। इससे यहाँ पर नौकरी का भी देखा जाता है। सातवां भाव, सातवां भाव हमारे पार्टनर का भाव है। भले ही वो बिजनेस पार्टनर हो, भले ही लाइफ पार्टनर। आपकी शादी कैसी होगी, आपकी बीवी कैसे मिलेगी अगर आप एक व्यक्ति हैं तो, या आपका पति कैसा मिलेगा। तो ये सातवें भाव से देखा जाता है। आपकी पार्टनरशिप चल पाएगी नहीं चल पाएगी। ये बिजनेस का भी भाव है। क्या आपके कुंडली में बिजनेस के योग है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं देगा कि आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए। आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, कहीं उसमें हर समय बहसबाजी तो नहीं रहेगी, या वो स्मूथ होगी। आपकी बीवी कैसी होगी, आपका पति कैसा होगा, सब कुछ सातवें भाव के विचार के। और आप ये देख रहे हैं कि ये पहले के ठीक सामने है। तो यहाँ पर सामने, आमने सामने की भावों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो पूरक कहलाते हैं। एक हम साइंस में टर्म पढ़ते थे जिसे कहते थे प्रोपोर्शनल, राइट। तो मैं, मेरा पार्टनर जितना मेरे लिए सपोर्टिव है, जितना अच्छा है, मैं लाइफ में उतना ही ग्रो करूंगा, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करता रहेगा, राइट। अगर मेरा पार्टनर टांग खींचने का काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, चाहे मैं मेरा लग्न कितना ही मजबूत हो, कहीं ना कहीं मैं उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं बना हूं। तो ये पूरक है। टाइम टू टाइम बेसिस पे हम सब चीजों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही सेशन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। आठवां भाव, अगेन अगर मैं इसकी बात करूं, अगेन इसे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, ये आयु का भाव भी कहा जाता है, ये दुर्घटना का भाव कहा जाता है। तो यहाँ से देखा जाता है आपकी आयु कितनी होगी। ज्योतिष में कभी भी आयु को देखना प्रीफर नहीं किया जाता है। कोई भी ज्योतिष नहीं कहता है कि आप आयु देखिए, ना कोई ज्योतिष आपको बताना चाहेगा आयु के बारे में। लेकिन ये आयु का भाव है, क्योंकि हम यहाँ पे कर्म करने आए हैं। हम यहाँ पर कर्म करने आए हैं, हमें ये नहीं देखना है कभी कौन किसकी जीवन कौन होती है। जब तक हम हैं, हमें यहाँ पे काम करना है। तो आठवां भाव आयु का है, आठवां भाव दुर्घटना का है, आठवां भाव मृत्यु का है, आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं का भी है। कभी कभी आपने देखा हो कि कोई कोई आदमी करोड़पति, एक दिन में करोड़पति बन गया, या एक दिन में वो सड़क पर आ गया, तो वो आठवां भाव ही एक्टिव होता है जब ये चीज होती है। जब भी किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसका आठवां भाव किसी ना किसी तरीके से active होता है। जब भी हमारे जीवन में अचानक कुछ होता है,
तब हमारा 8वां भाव है। बात करेंगे 9वें भाव की। 9वां भाव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था कि केंद्र और त्रिकोण में आता है। 9वां भाव धर्म का है। मैं धर्म करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे भगवान में रुचि होगी या नहीं होगी, धर्म से ऊपर अध्यात्म में बोलूंगा। क्या मैं आध्यात्मिक हूँ? आध्यात्म का मतलब है अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को जानना। तो क्या मैं आध्यात्मिक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा भगवान में विश्वास होगा या नहीं होगा, मैं मेरा भाग्य कितना चलेगा, ये भाग्य भाग्य भाव भी कहलाता है। मेरा भाग्य मेरा कितना साथ देगा, ये भी 9वें भाव से लगा। जिसे पिता इससे पिता का भी विचार किया जाता है, इसके पिता के बारे में भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। 9वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट। 10वां भाव ये मेरा फेवरेट भाव भी है, और ये कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि केंद्र में आता है। 10वां भाव है कर्म का भाव। मेरे कर्म कैसे होंगे, मैं कर्महीन तो नहीं हूँ, मेरी कर्म में इंटरेस्ट होगा। नहीं कुछ लोगों को आपने देखा होगा वर्कोहॉलिक होते हैं, उनका 10वां भाव बहुत एक्टिव होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं अकर्मण्य, मतलब बिल्कुल काम करने की इच्छा ही नहीं है, वो भी 10वां भाव उनका बहुत कमजोर पाया जाएगा। तो 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां भाव कर्म का भाव। 10वें भाव से भी कहीं ना कहीं पिता का विचार किया जाता है, बट 9वें भाव से भी किया जाता है। तो 10वें भाव से हमारे कर्मों को देखा जाता है, मेनली कर्म ही है, क्योंकि कर्म से ही अगर मेरा आय भाव मजबूत है, मेरा धन का भाव भी मजबूत है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया था कि हम यहाँ पर कर्म करने हैं। अगर कृष्ण चाहते तो पहले दिन महाभारत खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जब पृथ्वी पर आकर श्री कृष्ण ने कर्मों के बिना कुछ नहीं होने दिया, तो आपके जीवन में कैसे हो जाएगा। तो 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म का भाव है, और मेरा फेवरेट। 11वां भाव, 11वां भाव कुंडली का बहुत शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि ये आय का भाव, ये अभिलाषा पूर्ति का भाव। जब हमारी कोई इच्छा पूर्ति होती है, 11वां भाव एक्टिव होता है। हम कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, 11वां भाव बताता है। और आप ये देखेंगे आय, यहाँ पर आय है, यहाँ पर हमें अभिलाषा पूर्ति, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर लर्निंग है, यहाँ पर सीखना है। तो जीवन में पूरक है ना ये दोनों, जीवन में ये दोनों पूरक है। आप कितना सीखेंगे आपकी आयु के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अभिलाषा कितनी पूरी होंगी, आपकी 11वां खाना बताए, और वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी लर्निंग पे, आपकी मेहनत। तो 11वां भाव। 12वां भाव अगेन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है, शैया का भाव भी कहलाता है। किसी किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, 12वां भाव खराब है आपका। ये खर्चे का भाव भी है, ये मोक्ष का भाव भी माना जाता है। मोक्ष, अगर आपका 12वां भाव बहुत अच्छा एक्टिव है, लेकिन मोक्ष मिलता कैसे है? मोक्ष लोगों ने नाम सुना है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मिलता कैसे है? कोई पड़ी हुई चीज थोड़ी ना है जो मिल जाएगी, या मार्केट में जाकर कोई चीज थोड़ी ना है जिसे हम ढूंढ लेंगे। मोक्ष ऐसा है जब हमें पता चल जाता है इस दीन दुनिया में कुछ नहीं रखा है, वो मोक्ष होता है। तो मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष से पहले बहुत कठिन तक है। कठिन का मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा तब आपको मोक्ष मिलेगा। कभी किसी आदमी को देखा है जिसके जीवन में सब कुछ हो, संपन्न हो, मजे आ रहे हो, और उसे मोक्ष मिल गया? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मोह माया में फंसा हुआ है ना। जब जीवन में कुछ नहीं बचेगा तब आप भगवान की तरफ देखेंगे, जब आप उनकी तरफ मूव होंगे तब आपको पता चलेगा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। तो मोक्ष का रास्ता बहुत कठिन है। तो आपका 12वां भाव अगर अच्छा है, तो आपका जो खर्चा होगा अच्छी चीजों में होगा। बुरा है तो आपका नुकसान होगा, आपका हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा। हॉस्पिटल के लिए हम 8वां भाव भी देखते हैं, लेकिन आपका 12वें भाव में जो खर्चा होगा वो नुकसान में होगा, कहीं चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे, इधर उधर पैसे व्यर्थ हो जाएंगे, सोने में प्रॉब्लम आने लगेगी। ये 12वां भाव होता है। तो आज हमने कवर किया कि कौन कौन से भावों पे कौन कौन से कार्य करते होते हैं। आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम किसी और टॉपिक को लेंगे, और आपका एस्ट्रो फ्रेंड का मोटिव सिर्फ यही है कि आप ज्योतिष के बारे में जानें, उन्हें समझें, और हम सब साथ में ग्रो करें। डेफिनेटली आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन हम एक एक करके हर चीज को, हर पहलू को कवर करेंगे। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।